हम लोग राष्ट्रीय शक्ति के बारे में जान चुके हैं, शक्ति किसे कहते हैं समझ चुके हैं। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा शक्ति के तत्व। तो शक्ति के तत्व के बारे में, तो शक्ति का जो तत्व है क्या क्या है वो देखेंगे। किसी देश का शक्ति किन किन तत्वों से प्रभावित होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे भूगोल। तो भूगोल ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि किसी देश का शक्ति उस देश के भूगोल पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार भूगोल के अंतर्गत ये 4 तत्व आते हैं। भूमि का आकार, 4 तत्वों में सबसे पहला है भूमि का आकार। तो भूमि का आकार, किसी देश का भूमि का आकार अगर बड़ा हो तो वह देश शक्तिशाली बन जाता है। कारण क्या है? क्योंकि भूमि का आकार बड़ा होने से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कृषि योग्य भूमि या खनिज संपदा, प्राकृतिक संसाधन मिलने का अवसर रहता है। तो दूसरा देखेंगे हम लोग देश की स्थिति। तो देश की स्थिति जो है ये भी देश को शक्तिशाली बनने में मदद करता है। देश की स्थिति पृथ्वी के किस ग्लोब में कैसे देश, पृथ्वी किस अवस्थान में पृथ्वी देश स्थित है। तो इसके साथ ही देश के आसपास में पड़ोसी देश के साथ कैसा उसका संबंध है। तो अच्छा पड़ोसी देश होने से देश शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि शांति बने रखता है और शांति में विकास होता है। लेकिन वहीं अगर उस किसी देश के और आस पड़ोस के देश अगर से दुश्मनी हो या झगड़ा में उलझता रहता हो, लड़ाई युद्ध में, तो वो देश शक्तिशाली विकास नहीं हो पाता, जिससे शक्तिशाली नहीं होगा। तो उसके बाद देश की स्थिति में और एक चीज़ आता है कि वो देश के कितने सुरक्षित है देश बाहरी आक्रमण से। जैसे अगर कोई देश समुद्र से घिरा हुआ हो तो वह सुरक्षित होता है, पर्वत से घिरा हुआ हो तो भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि बाहर से आक्रमण करना मुश्किल होता है। जैसे हम लोग का भारत देश की अगर उदाहरण ले तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो इस हिसाब से हमारे देश सुरक्षित है। लेकिन थोड़ा इसको हम लोग अगर आधुनिक युग में इसको एक बोलेंगे तो आधुनिक युग में थोड़ा देश की स्थिति का ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार तकनीकी विकास हुआ है, आज हिमालय पर्वत हो या समुद्र हो, किसी को आक्रमण करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी उस देश के पड़ोसी का स्थिति जो है, पड़ोसी देश की स्थिति, लेकिन वो बहुत अच्छा होना चाहिए। पड़ोसी देशों के साथ मित्रता होनी चाहिए और शांति, मित्रता होने से शांति बनेगी, शांति होने से विकास होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं जलवायु। तो किसी देश को विकसित होने में या शक्तिशाली होने में जलवायु का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार का जलवायु होता है, देश के लोग उसी प्रकार का होता है। देश में आचरण विचरण, देश का जो स्वभाव उसी प्रकार का हो जाता है। तो जलवायु अनुकूल होने से, अच्छा जलवायु होने से क्या होता है, देश विकसित हो जाता है। उदाहरण के लिए लेंगे हम लोग तो यूरोपियन देश, यूरोप में जितने सारे देश है, जैसे इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ये सब देश में समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। तो समशीतोष्ण जलवायु क्या है? ये बहुत ही अच्छा या अनुकूल जलवायु है। तो ऐसे अनुकूल जलवायु के कारण वहाँ के लोग मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग देखते हैं यूरोपियन में जितने भी सारे देश है वो विकसित देश है। लेकिन अगर इसके विपरीत में अगर हम लोग जाएंगे तो अफ्रीकन देश, अफ्रीका महादेश में देखते हैं, वहाँ पर उष्ण जलवायु है, बहुत गर्मी होती है, वहाँ के लोग आलसी होते हैं और जिसके कारण आज अफ्रीका के सभी देश प्रायः गरीब हैं। उसके बाद भू प्रकृति। तो जलवायु के अंतर्गत ये भू प्रकृति भी आते हैं। तो भू प्रकृति मतलब होता है भूमि का बनावट। भूमि का बनावट कैसा है? तो भू प्रकृति में जैसे पहाड़, नदी, नाला, समुद्र, कृषि योग्य भूमि, जंगल, ये सब वहाँ पर अगर अच्छी मात्रा में हो तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जंगल, पहाड़, नदी, ये सब, तो अगर वहाँ पर बनावट अच्छी हो, इस प्रकार के सब प्रचुर मात्रा में हो, तो वो देश विकास हो सकता है उस देश का। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं
कि किसी देश का शक्ति या राष्ट्र शक्ति में भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या। तो दूसरा तत्व बोलेंगे तो जनसंख्या। जनसंख्या भी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि कोई भी देश जनसंख्या से ही बनता है। बिना जनसंख्या का देश का कल्पना नहीं हो सकता है। लेकिन जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो जनसंख्या कोई बोलता है अधिक होना चाहिए। अधिक होने से क्या होगा, श्रमिक मिलेगा, सेना मिलेगा, वहाँ के लोग सेना में भी योगदान दे सकता है, और श्रमिक उत्पादन के कार्यों में काम करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। लेकिन ये भी सही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन प्राकृतिक संसाधन कम हो, तो वहाँ के जनसंख्या का भरण पोषण करना मुश्किल पड़ जाता है। तो इसलिए जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, भूमि वहाँ के प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप होना चाहिए। ज़्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। कम होने से भी प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादा होने से भरण पोषण करना मुश्किल पड़ता है, और कम होने से क्या होता है, उस देश में उत्पादन कार्य करने के लिए या सेना में भाग लेने के लिए लोग कम पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो जनसंख्या में अगर उदाहरण लेंगे तो जैसे चीन और भारत का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका और यूरोप कंट्री में वहाँ का जनसंख्या वहाँ के उत्पादन जो प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप में है, तो ऐसा इसीलिए वह देश विकसित है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में देश में कितने प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा है। अभ्रक, लोहा, पेट्रोल, खनिज पदार्थ जितने सारे हैं, कोयला का भंडार कितना है, और उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, ये सब का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खैर, अगर देश में खनिज पदार्थ जैसे लोहा, अभ्रक, तांबा, जस्ता, कोयला, पेट्रोल, अगर ये सब भरा पूरा है तो वो देश विकसित या शक्तिशाली बनने में कोई पीछे रोक नहीं सकता है। जैसे अमेरिका उदाहरण में, तो अमेरिका में प्राकृतिक संसाधन से भरा पूरा है, इसीलिए वो देश शक्तिशाली है। औद्योगिक क्षमता, किसी देश को शक्तिशाली बनने में औद्योगिक क्षमता का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो औद्योगिक क्षमता यानी कि उद्योग धंधा कितना विकसित है। तो उद्योग धंधा या औद्योगिक क्षमता जो उत्पादन कार्य कितना होता है, अगर उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो, औद्योगिक क्षमता ज़्यादा हो, उद्योग धंधा विकसित है, तो वो देश शक्तिशाली बन जाता है। उसी के साथ नेक्स्ट है सैनिक क्षमता। तो सैनिक क्षमता में देश का जो सैनिक है उसका क्षमता कितनी है। तो सैनिक क्षमता में वहाँ उस देश में आधुनिक हथियार, जो नए हथियार जो होते हैं युद्ध में प्रयोग होते हैं, उस प्रकार के हथियार कैसा है, उस हिसाब से देश की सैनिक क्षमता में वृद्धि होती है और शक्तिशाली बनाता है देश को। जैसे अगर बात किया जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड, अमेरिका रशिया में सैनिक क्षमता, अमेरिका और रूस, ये दोनों का देश का सैनिक क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये दोनों देश दुनिया में शक्तिशाली बन के उभरा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय चरित्र। किसी देश का राष्ट्रीय चरित्र बोलने से वहाँ के लोगों का चरित्र, वहाँ के लोग किस प्रकार के हैं। वो लोग ईमानदार होना चाहिए, देशभक्त, राष्ट्रभक्त होना चाहिए। इस प्रकार के अगर लोग हो तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। तो अगर ये जितना अच्छा राष्ट्रीय चरित्र होता है तो वो देश उतना विकसित होता है। उदाहरण के लिए हम लोग जापान को देखते हैं। आज जापान का विकसित होना ये राष्ट्रीय चरित्र के कारण ही है। और नेक्स्ट देखते हैं आदर्श। आदर्श बोलने से हम लोग जाएंगे कि कोई देश किस आदर्श पर, किस मत पर आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए मार्क्सवाद, उदारवाद। आज यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ये सब उदारवाद को अपनाकर बहुत विकसित हो चुका है। तो स्टालिन ने मार्क्सवाद को अपनाकर अपना रूस को बहुत विकसित किया था। तो आदर्श, चाइना भी आज मार्क्सवाद साम्यवाद से को आदर्श को अपनाकर वो विकसित है। तो देश का शक्तिशाली होना भी आदर्श पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कूटनीति। तो
अगर देश में सैनिक भी अच्छी हो, प्राकृतिक संसाधन भी अच्छा हो, उद्योग धंधा भी अच्छा हो, जितना भी जो चीज़ भी हो अच्छा हो, लेकिन अगर कूटनीति सही ना हो तो फिर सभी तत्वों का कोई काम नहीं है। तो कूटनीति किसी देश को शक्तिशाली बनाने में कूटनीति का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये तो प्राचीन इतिहास से ही चल के आ रहा है। तो कूटनीति ही देश के अस्तित्व को बनाए रखता है, देश को शक्तिशाली बनाता है। कूटनीति को अपनाकर बहुत सारे देश दूसरे देशों के अपने पक्ष में करते हैं, दूसरे देशों को, और शक्तिशाली बनता है। तो अगर कूटनीति सही नहीं हो तो देश शक्तिशाली नहीं बन सकता है। उसके बाद देखते हैं नेतृत्व। उस देश का नेता जो देश का नेतृत्व कर रहा है, तो नेता अगर ईमानदार हो, कर्मठ हो, ऐसे नेता हो तो वो देश बहुत आगे बढ़ जाता है। जैसे इंदिरा गांधी के समय में भारत को इंदिरा गांधी जैसे मजबूत और शक्तिशाली प्रधानमंत्री मिला था, तो उस समय हमारा देश शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था। उसके बाद देखते हैं सरकार। तो सरकार, किसी देश का सरकार कैसा है, तो उस देश के सरकार का भी प्रभाव पड़ता है देश के शक्तिशाली होने में। तो सरकार ऐसा ना हो कि आज बना कल बिगड़ा। सरकार होना चाहिए स्थायी और मजबूत भी होना चाहिए। कोई भी निर्णय ले तुरंत ले, अच्छा डिसीजन ले, देश की भलाई में काम करे, देश को आगे बढ़ने में काम करे। ऐसे सरकार होने से देश शक्तिशाली बन जाते हैं। और सबसे लास्ट में है तकनीकी ज्ञान। तो तकनीकी ज्ञान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तकनीकी ज्ञान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तकनीकी ज्ञान से ही उद्योग धंधा विकसित होता है, कृषि विकसित हो जाता है, कृषि कार्य, और आधुनिक हथियारों का निर्माण होता है, विकास होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज के युग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी युग है। तो जितना विकसित तकनीक हो तो वो देश उतना ही विकसित हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में चाइना और जापान। तो ये रहा राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। तो इसको पढ़ना है तुम लोग को। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं होमवर्क में यही है, राष्ट्र शक्ति के तत्वों के बारे में वर्णन करो। राष्ट्र शक्ति के तत्वों के बारे में वर्णन करो। ये होमवर्क है। ये जब स्कूल खुलेगा तो इसको लिख के सबमिट करना है स्कूल में। तो एक बार ये देख लेते हैं फिर। भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक क्षमता, राष्ट्रीय चरित्र, आदर्श, कूटनीति, नेतृत्व, सरकार और तकनीकी ज्ञान। तो इसको लिख के स्कूल खुलने का दिन में सबमिट करना है। ठीक है, धन्यवाद।